Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 16 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। माइकल फैराडे ने बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम कॉजेज एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेज एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों चेंजिंग जो फील्ड में किसी स्पेस के रीजन में हो रही होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि y और z प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन हो रहा होता है तो x और z फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और एक ही वक्त में दोनों की वैल्यू 0 होती है और साइमल्टेनियसली मैक्सिमम होती है। और इनकी जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मालूम करना चाहें तो मैक्सवेल ने बताया कि वो बराबर होती है c इज इक्वल टू √1/ε0 इंटू म्यू नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैक्सवेल की ये कंक्लूजन थी कि ये जो वैल्यू है c की ये वही है जो लाइट की स्पीड की वैल्यू है, यानी लाइट भी असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में कैसे जनरेट होती है, आइए इसको समझते हैं। जब एक चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जब वो मूव कर रहा होगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन अपने समझने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पोर्शन को लेते हैं कि सपोज करें अगर ये चार्ज मूव करना शुरू कर दे कांस्टेंट स्पीड के साथ तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में मूव कर रही होगी। लेकिन अगर ये किसी टाइम के छोटे से लम्हे में एक्सेलरेट करना शुरू करे और फिर उसके बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो इसकी फील्ड में क्या चेंजिंग आएगी उसके समझने की ज़रूरत है। चार्ज के मोशन के दौरान वक्त के किसी लम्हे में इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसकी फील्ड में क्या इफ़ेक्ट आता है, आइए इसको समझते हैं। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा किसी टाइम के छोटे से लम्हे में तो इसके करीब वाली फील्ड और दूर वाली फील्ड में चेंज आएगी। दूर वाली फील्ड को ये चेंज कुछ लम्हे बाद पता चलेगा और इन दोनों के बीच में एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा जो चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होगा। अगर ये चार्ज हमारे तरफ मूव करता हुआ आ रहा है तो फिर ये डिफॉर्मेशन इसके सराउंडिंग में लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होगा और इसी का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंटीना में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है उसके लिए हम एक डायपोल ऑसिलेशन चार्ज को समझते हैं जो ऑसिलेट कर रहा है कंटिन्यूसली और अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती है इसके लिए हमें इसकी वेलोसिटीज़ को समझना ज़रूरी है। बिल्कुल टॉप कॉर्नर्स पर पहुंचने पर इनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और सेंटर पर इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी इनके अंदर एक कंटिन्यूस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक लाइन को सपोज करते हैं और वक्त t पर अगर ये मौजूद है और वक्त गुजरने के साथ जब चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो फील्ड के अंदर चेंज बहुत टाइम के बाद आएगा। उससे पहले उसमें एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। ये डिफॉर्मेशन जिसको हम किंक कहते हैं, ये चार्ज के करीब आने की वजह से किंक भी यानी ये डिफॉर्मेशन भी मूव करना शुरू कर देगा। जब ये चार्ज आपस में मिल जाएंगे तो ये डिफॉर्म भी आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप बनाएंगे जो कि स्पेस में लाइट की स्पीड से आगे मूव करना शुरू कर देंगे। यानी अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूस
होता रहे, ऑसिलेट करते रहें चार्ज, तो स्पेस में एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लेंथ के साथ ड्रॉ करें एक ग्राफ की सूरत में, तो हमें एक साइनोसोडल वेव मिलेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम डायपोल एंटीना पे अप्लाई करके समझते हैं। यहाँ एक ऑसिलेटर फिक्स किया हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ एकुमुलेट करना शुरू कर देगा, जिससे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और जब इस ऑसिलेटर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो ये चार्ज भी रिवर्स हो जाएगा और ये प्रोसेस डायपोल एंटीना में कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसकी वेव उसी तरह से जनरेट होगी जैसा अभी हमने डायपोल ऑसिलेटर में देखा था। ये एंटीना एज ए ट्रांसमीटर काम कर रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम इसको रिसीवर एंटीना बनाना चाहते हैं तो उसका भी फिनोमेना वही है, बस इतना फ़र्क होगा कि इसके ऊपर एक वेव जो है वो स्ट्राइक कर रही होगी, जिससे इस एंटीना पर एक वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा और वो उसी फ्रीक्वेंसी का होगा जिसकी वेव इस पर स्ट्राइक कर रही होगी, और वही वोल्टेज वेरिंग सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहा होगा जिसको हम रिसीव कर रहे होंगे। अगर हम इस एंटीना की लेंथ फाइंड करना चाहें तो आप देखिए इस डायग्राम में बड़ा क्लियर है कि दैट लेंथ ऑफ एंटीना मस्ट बी हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। डायपोल एंटीना के रेडिएशन पैटर्न को अगर स्टेप्स में समझना हो तो यहाँ आप देखिए कि पहले ये चार्ज जैसे ही दूर होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और जब ये दोबारा करीब आना शुरू हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लूप कंप्लीट हो जाएगा, और जब ये अपने दूसरे ऑसिलेशन की तरफ जाएंगे तो ये लूप लाइट की स्पीड से आगे चला जाएगा और एक नया लूप फिर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से प्रोड्यूस हो रही होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। इसको ज़रा यहाँ इस डायग्राम से भी समझते हैं कि अगर यहाँ एक ऑसिलेटर लगा हुआ है इस एंटीना के साथ, डायपोल एंटीना के साथ, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं और यहाँ थंब रूल के मुताबिक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगी। इस डायग्राम से देखें तो यहाँ एक कंप्लीट वेव दिखाई गई है। ये है रेड कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और यहाँ ब्लू लाइन में मैग्नेटिक लाइंस को शो किया गया है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ये दोनों लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की जिनमें वेरिएशन क्रिएट हो रहा है वो इस प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर मूव कर रही होगी। ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, जिसे बहुत दूर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा इस साउंड वेव को मॉड्यूलेशन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना आसान होता है। आइए इस मॉड्यूलेशन वेव प्रोपगेशन को समझते हैं। साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको पहले माइक्रोफोन की मदद से एक इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करना होगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हम दूर नहीं पहुंचा सकते। उसकी वजह यह है कि हमने अभी पढ़ा कि एंटीना की जो साइज़ होगी वो वेवलेंथ का आधा होगी। तो अगर मुझे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसका फार्मूला है C/F का। अब अगर मैं इस ऑडियो फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है वो आम बातचीत के लिए फ़िलहाल 3000 किलोहर्ट्ज़ सपोज़ कर लूँ, क्योंकि हम जो आम बातचीत करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 हर्ट्ज़ से लेकर 4000 हर्ट्ज़ के दरमियान ही होती है। ना हम लो फ्रिक्वेंसी पे कोई बातचीत करते हैं ना पे हाई पे। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ लाइट की 3 × 10⁸ वाली, और फ्रिक्वेंसी में अगर कैलकुलेशन के लिए 3 किलो हर्ट्ज़ वाली वैल्यू रखूँ तो किलो मीन्स 1000, तो यहाँ ये जो 1000 है ये इसके साथ कैंसिल होता हुआ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 10⁵ मीटर, और हमें इसका आधा यानी 50,000 मीटर यानी 50 किलोमीटर की लेंथ के एंटीना की ज़रूरत होगी, जो नामुमकिन है। तो इतना बड़ा एंटीना हम नहीं बना सकते, तो फिर क्या किया जाए, फिर हम उस साउंड को जो मैकेनिकल वेव है उसको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करने के बाद, जिसको हम
मॉड्यूलेटिंग वेव भी कहते हैं, उसको एक कैरियर वेव के ऊपर डालकर एंटीना से प्रोपगेट करेंगे। इस प्रोसेस को, जिसमें हम एक मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव को सुपरपोज करवाते हैं, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव एंड कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। ये काम मॉड्यूलेटर करेगा। मॉड्यूलेटर जब ये काम कर लेगा दोनों वेव को कंबाइन करके, तो उसको एम्पलीफाई की मदद से फिर हम एंटीना को देंगे, और ये फिर एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए एयर में उस वेव को ट्रैवल करवाएगा, जिसको अभी हमने एंटीना के हिस्से में समझा। ये वेव जब रिसीविंग साइड पर पहुंचेगी तो रेजोनेंस की मदद से ये फिर डीमॉड्यूलेट होगी, यानी इसमें से हम कैरियर वेव को अलग कर लेंगे और जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसको आगे फिल्टर करते हुए फिर एम्पलीफाई करेंगे और स्पीकर से उसको आवाज़ को सुन लेंगे। तो यहाँ उसी फ्रिक्वेंसी की साउंड लाउड स्पीकर के ऊपर आएगी जो यहाँ माइक्रोफोन पर हमने भेजी थी। याद रहे कि कैरियर वेव जो है वो चूँकि साइनोसॉइडल होती है, तो उसका फार्मूला ए साइन थीटा होगा, जबकि थीटा की वैल्यू ओमेगा टी यानी 2 पाई एफ टी होती है। यहाँ एफ सी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, और ए जो है उसका एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव का, जबकि फाई उस वेव का फेज़ एंगल है। ये अगर इस तरह से पूरी वेव बनेगी स्टार्टिंग में तो इसका फेज़ एंगल 0 होगा, लेकिन अगर ये किसी और पॉइंट से शुरू होगी तो इसका कोई ना कोई फेज़ एंगल होगा। तो यूजुअली हम इस फाई की वैल्यू को 0 काउंट करते हैं। तो ये हमारी कैरियर वेव हो गई। और जो साउंड मैकेनिकल वेव को आपने इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट किया हुआ, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, उसका फार्मूला भी साइन थीटा की फॉर्म में होगा, बस के एम्पलीट्यूड को हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी इसका फंक्शन वही है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो एफ एम है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव है। ये दोनों वेव जब आपस में मिलेंगी तो मॉड्यूलेशन की मदद से इसको हम एंटीना से प्रोपोगेट करवाएंगे और रिसीविंग साइड को उसको रिसीव कर लेंगे। अब ये जो मॉड्यूलेशन है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसमें फ्रीक्वेंसी वेरी करती है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर आप देखें तो ये हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव है, जिसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये हमारी कैरियर वेव है। इस कैरियर वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी है वही यहाँ मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज आ गया अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग वेव। लिहाजा इस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वेव्स है, आप देखें यहाँ चेंज हो गई। पहले यहाँ थोड़ी कम वेव्स हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई। ये पैटर्न आगे कंटिन्यू रहेगा। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेटिंग वेव, यानी मॉड्यूलेटिंग वेव का जो पैटर्न है उसी पैटर्न को इसकी फ्रीक्वेंसी फॉलो करेगी, जबकि इसका जो एम्पलीट्यूड है सेम रहेगा। तो याद करने की बात यह है कि दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। किसी भी मॉड्यूलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसका फार्मूला है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव्स और डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। अगर ये 50% होगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी कि आधी वेव जो मॉड्यूलेट हो जाएगी और आधी मॉड्यूलेट होने से रह जाएगी, जिससे इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है। जबकि ये 100% मॉड्यूलेशन, यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या साउंड ट्रेवल करता हुआ डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। जबकि ये ओवर मॉड्यूलेशन कहलाती है, जिसका परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन 150% है, यानी इसमें नॉइज़ भी आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। अब आइए साइड बैंड की बात करते हैं। किसी भी कैरियर फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो उसकी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेकिन ये फार्मूला उस वक्त वैलिड है जब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी सिंगल टोन की हो, लेकिन हमारा जो साउंड होता है ऑडियो वो सिंगल टोन तो नहीं होता, उसमें लो फ्रीक्वेंसी भी होती है, दरमियान की भी होती है और मैक्सिमम भी होती है। तो फिर हम साइड बैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसमें अपनी ऑडियो वेव की मिनिमम और उस कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो ऐड कर देंगे, तो इसके दरमियान की जो रेंज होगी उसको हम कहेंगे अपर साइड बैंड। और अगर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी में मिनिमम
मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और मैक्सिमम वाले को माइनस करेंगे तो हमें लोअर साइड बैंड मिल जाएगा। जबकि मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम इन दोनों मैक्सिमम का डिफरेंस मालूम कर लेंगे, अपर साइड बैंड की मैक्सिमम और लोअर साइड बैंड का जो मैक्सिमम है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो मॉड्यूलेटिंग सिस्टम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यानी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी ट्वाइस उसकी एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ये था हमारा आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।